हेलो दोस्तों, डॉक्टर आर के बायो ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में हमने नेत्रों की संरचना या नेत्र गोलक की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे नेत्र की क्रियाविधि, नेत्र वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, जो देखने की क्रिया होती है वो कैसे संपन्न होती है। दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने नेत्रों की संरचना समझी है तो ही आपको नेत्रों की क्रियाविधि समझ में आएगी, अदरवाइज ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो नहीं, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो नेत्र होते हैं उनमें देखने की क्रिया कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले तो जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु से प्रकाश किरणें टकराकर परावर्तित होती है। अब परावर्तित होने वाली, जैसे ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर प्रकाश किरणें आई और यहाँ से वापस परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद में वो जाकर कॉर्निया से टकराती है। अब देखिए, नेत्रों में प्रवेश करने का प्रकाश का, जो वस्तु से परावर्तित होकर आया हुआ प्रकाश है, उसका नेत्रों में प्रवेश करने के बाद में पथ क्या रहता है, कौन कौन से पारदर्शी माध्यमों से होकर प्रकाश किरणें गुजरती है। सबसे बाहर तो होती है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा को पार करने के बाद में कॉर्निया आती है। कॉर्निया के बाद में जलीय तरल जो होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, उसमें से प्रकाश किरणें गुजरती है। उसके बाद में लेंस आता है। लेंस के बाद में काचाभ तरल से होते हुए प्रकाश किरणें रेटिना पर पहुंचकर वहां फोकसित होती है और प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ये तो हो गया दोस्तों प्रकाश का पथ नेत्रों में क्या रहता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही प्रकाश किरणें यहाँ पर कॉर्निया से टकराती है, कॉर्निया जो होता है हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, वक्राकार आकृति में होता है, उभरी हुई आकृति में होता है। तो ये भी एक तरह से लेंस के समान ही कार्य करता है। जैसे ही प्रकाश किरणें इससे टकराती है, ये प्रकाश किरणों को हल्का सा अंदर की तरफ अपवर्तित करता है, अंदर की तरफ मोड़ देता है। देखिए, यहाँ अंदर की तरफ इनको अपवर्तित कर रहा है। इसके बाद में ये प्रकाश किरणें जलीय तरल में से होते हुए लेंस पर पहुंचती है। लेंस इन प्रकाश किरणों को और ज्यादा अंदर की तरफ अपवर्तित करता है, जिससे ये रेटिना पर फोकसित होती है और यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। देखिए, रेटिना पर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक होता है और वस्तु जिस स्थिति में है उसका उल्टा प्रतिबिंब वहां बनता है। ठीक है। अब यहां पर जैसे ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रकाश किरणें यहां पर रेटिना पर फोकसित होती है। नेत्रों की संरचना वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेटिना में कई सारी संवेदी कोशिकाएं होती है। इन संवेदी कोशिकाओं के अंदर कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इन रासायनिक परिवर्तनों की वजह से तंत्रिकीय आवेग बनते हैं और ये आवेग दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। अब मस्तिष्क में पहुंचने के बाद में हमारा जो मस्तिष्क है वो उन संवेगों की अनुभूति करता है। अनुभूति मतलब उन जो संवेग है, तंत्रिकीय संवेग है, उनको एनालाइज करता है। एनालाइज कैसे करता है? देखिए, जैसे यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। तो देखने की जो क्रिया है वो नेत्रों और मस्तिष्क दोनों के समन्वय से संपन्न होती है। जैसे यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। ठीक है, ये हो गई अनुभूति। अब देखिए, नेत्रों को देखने के लिए जो लेंस होता है उसको समंजित करना होता है, उसको फोकसित करना होता है। इसको बोलते हैं हम समंजन या फोकसन। अब समंजन कैसे होता है? जैसे दूरदृष्टि है, कोई वस्तु दूर है जिसको हम देख रहे हैं, तो दूर की वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती है वो लगभग समांतर प्रकार की प्रकाश किरणें होती है। ये समांतर प्रकाश किरणें आके कॉर्निया से थोड़ी अंदर की तरफ अपवर्तित होती है और फिर लेंस द्वारा रेटिना पर फोकसित होती है। तो इन प्रकाश किरणों को, क्योंकि ये समांतर है, इसलिए ज्यादा अपवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है
अगर इनको लेंस द्वारा ज्यादा अपवर्तित कर दिया जाएगा तो इनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसलिए इस स्थिति में लेंस अपनी सामान्य तनी हुई अवस्था में होता है। तनी हुई अवस्था में क्या होता है, यहाँ जो सस्पेंसरी लिगामेंट है जो सीलियरी पेशियों से जुड़े हुए हैं वो इसको खींचे रखते हैं, दोनों तरफ से खींचे रखते हैं, जिससे लेंस पतला चपटा हो जाता है और पतला हो जाता है तथा लंबा हो जाता है। अब देखिए एक उत्तल लेंस, ये जो नेत्र का लेंस है एक सामान्य उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करता है। एक उत्तल लेंस जितना मोटा होगा, उसकी इस तरह की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये प्रकाश किरणों को अपवर्तित करेगा, फोकसित करेगा। इसलिए ये पतला हो जाता है ताकि कम मात्रा में इनको अपवर्तित करे और प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। अब ये दूरी के हिसाब से होता है, जितनी दूरी है उसके हिसाब से ये सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को अपने आप एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर वस्तु पास में है, निकट वाली जो दृष्टि है, अगर वस्तु पास में है, देखिए ये छोटे डायग्राम से मैंने बताया है, अगर वस्तु पास में है तो उसकी जो प्रकाश किरणें आती है, उससे परावर्तित होकर प्रकाश किरणें आती है, वो डाइवर्जिंग प्रकाश किरणें होती है, फैलती हुई प्रकाश किरणें होती है। देखिए यहाँ अब ये डाइवर्जिंग जो प्रकाश किरणें हैं इनको कॉर्निया थोड़ा अंदर की ओर तो अपवर्तित करता है, लेकिन पूरी तरह से अपवर्तित नहीं कर पाता क्योंकि कॉर्निया एक लेंस नहीं है। ठीक है, अब यहां से जब ये लेंस पर जाएगी तो लेंस को इसको रेटिना पर फोकस करना है, क्योंकि प्रकाश किरणें फैली हुई है तो इनको फोकस करने के लिए, रेटिना पर फोकस करने के लिए ज्यादा मात्रा में अपवर्तित करना होता है। इसलिए सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, जिससे लेंस अपनी प्रत्यास्थता के कारण अपने आप मोटा और गोल हो जाता है, जिससे ये प्रकाश किरणों को रेटिना पर ही फोकस कर पाता है। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली दूरी के हिसाब से एडजस्ट होता है ताकि प्रतिबिंब केवल रेटिना पर ही बने। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हमें दिखाई देगा। अगर प्रतिबिंब रेटिना के अलावा कहीं और बनेगा तो उससे तंत्रिकीय आवेग नहीं बन पाएगा और हमें वो वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समंजन। अब देखने की जो प्रक्रिया है उसमें उसकी जैव रासायनिक प्रोसेस क्या है, हम देखते कैसे हैं, रासायनिक जो रिएक्शंस है वो कैसे संपन्न होती है। इसमें देखिए जो दृष्टि ज्ञान है वो कैसे होता है। हमारी जो रेटिना है उसमें मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो रोड सेल्स या शलाका और दूसरी कोन सेल्स या शंकु। जो रोड सेल्स होती है, शलाका होती है, उनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन वर्णक कहते हैं। अब ये जो रोड सेल्स है ये हमें प्रकाश और अंधकार वाली जो प्रोसेस है देखने की उसमें सहायक होती है। प्रकाश और अंधकार के हिसाब से हमारे विजन को एडजस्ट करती है। सामान्य प्रक्रिया में जो रोडोप्सिन वर्णक होता है रोड सेल्स में, ये प्रकाश की उपस्थिति में, जब प्रकाश ज्यादा होता है तो टूटकर ल्यूमिरोडोप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ये ल्यूमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन और फिर अंत में स्कोटोप्सिन और रेटिनिन में टूट जाता है। यहाँ पर ये जो रेटिनिन है ये विटामिन ए का व्युत्पन्न है। ठीक है, इसलिए रोडोप्सिन के निर्माण के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। अगर हमारे आहार में विटामिन ए की कमी है तो हमें हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है और रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अंधकार में उस व्यक्ति को कम दिखाई देता है। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया तो होती है प्रकाश की उपस्थिति में। अगर वापस हम अंधकार में चले जाते हैं तो ये दोनों मिलकर वापस उल्टी प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे मेटारोडोप्सिन, फिर ल्यूमिरोडोप्सिन और अंत में वापस रोडोप्सिन बन जाता है, जो अंधकार में देखने में सहायक होता है। इसीलिए एकदम से हम जब प्रकाश से अंधकार में जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमें दिखाई नहीं देता है, फिर थोड़ी देर में हम उसके लिए अनुकूलित हो जाते हैं और दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो समय क्यों लगता है? क्योंकि स्कोटोप्सिन और रेटिनिन वापस मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, ये तो हो गई रोड सेल्स की बायोकेमिस्ट्री। अब है कोन सेल्स। शंकु जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रंगों में विभेद करने में सहायक होते हैं, रंग भेद में सहायक होते हैं।
शंकु जो कोशिकाएं होती है उनमें आयोडोप्सिन वर्णक होता है। अब जो 3 बेसिक कलर होते हैं, लाल, नीला और हरा, उनके लिए इसमें अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं शंकु कोशिकाओं में, और इन तीनों के लिए अलग अलग शंकु पाए जाते हैं। 3 प्रकार के शंकु होते हैं रेटिना में। लाल के लिए इरिथ्रोलेब, नीले के लिए साइनोलेब और हरे के लिए क्लोरोलेब होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी जैव रासायनिकी। इसके बाद जो दृष्टि होती है, देखने की प्रक्रिया होती है, देखिए दृष्टि सामान्यतया 2 प्रकार की होती है, एक तो द्विनेत्री और एक नेत्री। द्विनेत्री और एक नेत्री में क्या है, जैसे हम हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं या जो मांसाहारी जीव होते हैं, शिकारी प्रवृत्ति के जीव होते हैं, उनमें द्विनेत्री दृष्टि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों आंखें सामने की तरफ, जैसे हमारी दोनों आंखें हैं, हम दोनों आंखों को एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं। सामने ये पेन है तो मैं इसको दोनों आंखों से देखूंगा, ठीक है, हम दोनों नेत्रों को एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं। इस दृष्टि को बोलते हैं द्विनेत्री दृष्टि। इससे क्या होता है भाई, क्या फायदा, हम एक आंख से एक को देख लें, दूसरी से दूसरे को देख लें तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे। द्विनेत्री दृष्टि का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि दोनों नेत्रों से प्रतिबिंब निर्माण होता है, जिससे प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित होने से हमें उस वस्तु की दूरी या गहराई का बोध होता है, गहराई का पता चलता है। अब ये शिकारी प्रवृत्ति के जो प्राणी हैं उनके लिए लाभदायक लक्षण है, क्योंकि उन्हें उनके शिकार की दूरी का पता चल जाता है, जिससे वो उस पर आसानी से आक्रमण कर पाएं। तो इसलिए मांसाहारी प्राणियों की दृष्टि द्विनेत्री होती है, जबकि जो शिकार प्रवृत्ति के प्राणी हैं, जैसे खरगोश है, खरगोश की एक नेत्री दृष्टि होती है, उसमें आंखें पार्श्वों में होती है। ठीक है, उसका जो प्रोथ होता है उसके पार्श्वों में आंखें पाई जाती है, जिससे वो ज्यादा एरिया कवर कर पाता है। एक आंख से आधा एरिया देखता है, दूसरी आंख से दूसरा एरिया कवर करता है, जिससे अगर आसपास के किसी भी एरिया से शिकारी आ रहा है तो उसको दिखाई दे सके। तो ये एक प्रकार के अनुकूलन है, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुए अनुकूलन है। शिकारी प्रवृत्ति के प्राणियों में द्विनेत्री दृष्टि विकसित हो गई और शिकार प्रवृत्ति के प्राणियों में एक नेत्री दृष्टि विकसित हो गई। तो दोस्तों ये थी नेत्रों की क्रियाविधि। धन्यवाद।